जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलें क्लास की ओर। मज़ा आ रहा होगा, आशा करते हैं चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी और चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद हो रही होंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनके लिए एक चैनल की शुरुआत कर चुका है गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति 9th to 12th के नाम से एक चैनल मिल जाएगा, जाके उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना, बढ़िया है। इसके अलावा बढ़िया बढ़िया टीचर वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ समय से उसकी थोड़ी सी क्या है ना, अभी क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर से अभी मंडे से कंटिन्यू होगी क्लासें, चिंता नहीं करिए आप लोग, है ना। क्योंकि मैं पता यार, मुझे पता है 10th का कितना सिलेबस है। अभी बैठूंगा 4 घंटे क्लास लूँगा, घट्टा खत्म। और क्या, फिजिक्स खत्म 4 घंटे में, 4 घंटे में बायो खत्म, 4 घंटे में केमिस्ट्री खत्म, मैटर खत्म, 8-10 घंटे 12 घंटे में खत्म, पूरी साइंस ही खत्म हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। इंटर में बायोलॉजी उठाऊंगा, 8 घंटे में बायोलॉजी खत्म। मुझे पता है कितने टाइम में क्या हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो तुम लोग, बेफिक्र रहो, बस चैनल से जुड़े रहो, जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएंगी, चिंता नहीं करो उस चीज़ का, ठीक है। और जो बच्चे वनडे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया रास्ता है गुरुकुल उन्नति। अगर आप गुरुकुल उन्नति से जुड़ रहे हैं तो अपने भविष्य को सुनहरा बनाने का काम कर रहे हैं। अगर अपने भविष्य को बेहतर और सुनहरा बनाना चाह रहे हैं तो जुड़ना तो पड़ेगा ही बेटा गुरुकुल उन्नति पे, क्योंकि गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। मैं बता रहा हूँ, कंटेंट वो देता हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में फंसे, कंटेंट वो मिलता है जो एग्जाम में आपको ना सुनहरे अक्षरों में बढ़िया तरीके से जब लिस्ट आए ना, तो सुनहरे अक्षरों में वहाँ पर आपका रोल नंबर और आपका नाम दर्ज हो, वो काम देता है और वो कंटेंट देने का काम करता है। मैं बता रहा हूँ, आपको बता दूँ, 5 मिनट 15 मिनट सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ। आपको बता दें कल से या परसों से, या कोशिश करें आज ही से क्लासें स्टार्ट कर दूंगा। और उसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक पे दे दूंगा, जैसे अपतल पर प्रतिबिंब कब कब बनता, क्या क्या बनता, बड़ा टेंशन होता है बच्चों को, तो वो सॉर्ट आउट करा दूंगा। लाइट वाला चैप्टर है, कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ अभिक्रियाएँ हैं, इन सारे चीज़ों का सुपड़ा साफ करूँगे बढ़िया तरीके से, कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट बताता जाऊँगा और ट्रिक भी बता दूंगा, जिससे याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चिंता करनी नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ो, है ना। और प्रैक्टिस करनी है तो इस वाली क्लास में तो जुड़े रहो बेटा। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी सभी एग्जामों के लिए बहुत बढ़िया है ना। तो इस वाली क्लास से तो जुड़नी है, ये आपके लिए समझ लीजिए रामबाण है, याद रखना। प्रैक्टिस की क्लास रहेगी और इसमें मैं विशेष तरीके से क्वेश्चन का एनालिसिस कराता हूँ, जिसमें आपको बढ़िया तरीके से मतलब सारा कंटेंट देता हूँ, जितना भी ऑप्शन में रहेगा। संविधान से क्वेश्चन आ गए तो संविधान को सॉर्ट आउट करा दो, ठीक है। चलते हैं क्लास की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। जानदार शानदार प्रश्नों की सीरीज चालू हो रही है। पहले ही प्रश्न आ गया गजब तरीके से, मजा आ जाएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि बताओ संविधान, पहला प्रश्न कह रहा है कि बताओ संविधान के किस अनुच्छेद में भारत एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के बारे में वर्णित किया गया है। तो समझो, प्रस्तावना वो है, प्रस्तावना में दिया गया है पहला पन्ना, यहाँ पर समझो, एक मैं बता ही दे रहा हूँ। देखो, संविधान की बात करें, किसकी बेटा? संविधान की। संविधान में बेटा याद रखना 22 भाग है। कितने भाग हैं बेटा? भाग की संख्या कितनी है? 22। 395 आर्टिकल हैं। अनुच्छेद कितने हैं बेटा? आर्टिकल कितने हैं? 395। और 22 भाग हैं। कितने भाग हैं बेटा? 22 भाग हैं। अब कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची। अब समझने वाले टॉपिक ये है कि 22 भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है ना, 22 और अनुसूचियां क्या है। तो इनमें कहीं ना कहीं बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता कि 22 भाग, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूची आखिर हैं क्या। इसको समझो एक टॉपिक के हिसाब से। जैसे मान लो मेरे पास एक पुस्तक है, जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन बैंक में देखना, आप इस क्वेश्चन बैंक में देखना, तो सबसे पहले क्या दिया गया है? आपका सिलेबस यानी इंडेक्स। देखो यहाँ पर, देखो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, इस तरीके से इंडेक्स दिया गया। तो बेटा ये जो इंडेक्स दिया गया, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, ये बता रहे हैं भाग को, यानी लेसन को। क्या बोलते हैं? लेसन, LESSON, लेसन। कितने हैं? 22 लेसन। ये जो देख रहे हो, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। अब आर्टिकल क्या है? 395। तो देखो बेटा, ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा है समाज शास्त्र, ये एक हेडिंग है। अच्छा, यहाँ पर देखो एक हेडिंग लिखा है आधारभूत अवधारणाएं। इसी प्रकार सामाजिक संस्थाएं, संस्कृति एवं सभ्यताएं, सामाजिक संस्कृति प्रकृति, यानी हेडिंग, जो हेडिंग है वो क्या है संविधान की पुस्तक में? अनुच्छेद है। क्या है? अनुच्छेद है। इस बात को याद रखना है। याद रखो बेटा इस बात को। जैसे एक पुस्तक आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं नॉर्मल सी ही पुस्तक है संविधान की, बस उसमें थोड़े से तरीके बदल दिए गए।
है ना। तो भाग की मैंने बताया नहीं, भाग ये जो दिख रहे हो ये वाला भाग वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये जो हेडिंग वाला देख रहे हो ये अनुच्छेद वाला पोर्शन है। अब अनुसूचियां क्या है? अनुसूचियों का मतलब ये कि ऊपर ऊपर से जब निकल जाने, मतलब कोई ऐसा कंटेंट है या कोई ऐसा केस जो मतलब कुछ खास नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, या ऊपर ऊपर सॉर्ट आउट किया जा सकता है, या अलग से कोई प्रावधान है, तो उसमें अनुसूचियों में जोड़ दिया जाता है डायरेक्ट, है ना। जैसे 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में, है ना। 11 में पंचायत और 12 में नगर परिषद के बारे में बताया गया है ना। तो इस बात को भी याद रखना है। ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो वर्णित है? वो है बेटा प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या कहती है? प्रस्तावना यानी इंडेक्स, इंडेक्स बता रहा है, यानी पहला पन्ना नहीं लिखा रहता ये इसको समर्पित, ये इसको ही प्रस्तावना, संविधान का पहला पन्ना उसको प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना में क्या कहा गया? हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, न्यायवादी, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने का काम करेंगे, है ना। हमने क्या बोला? हम भारत के लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष, आ गया ना बेटा, ये आ गया। हम भारत के लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष, न्यायवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने का काम करेंगे। ये संविधान की प्रस्तावना की कुछ लाइनें हैं जो मैंने आपके साथ साझा करी। तो यहाँ से पहले ही समझ में आ गया कि भाई क्या है, धर्मनिरपेक्ष की बात करी है। और धर्मनिरपेक्ष किसमें कहा गया है? प्रस्तावना में कहा गया। प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, न्यायवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने का काम करेंगे। बस इतना याद रखना है। कैसे याद करना है? इधर देखो, कहना हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, न्यायवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने का काम करेंगे। ये जो लाइनें जितनी मैं याद करा रहा हूँ इतनी लाइनें याद कर लो, काम हो जाएगा। प्रस्तावना तो काफ़ी बड़ी और भी है, लेकिन इतनी लाइनें याद कर लो कि काम हो जाएगा आपका, है ना। तो इसको याद करके रखना है, तो जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ, अब क्या किसके बारे में चर्चा की है? प्रस्तावना के बारे में। अब ये मैं 3 ऑप्शन के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। संविधान के भाग किस में? जैसे भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक का यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ऐसे लिख ही दें, अच्छा थोड़ा समझ लो। अच्छा आप बता दें अनुच्छेद नंबर 1, आर्टिकल नंबर, पहले लिखो भाग नंबर 1। भाग 1 में संघ के बारे में बताया गया। संघ और राज्य क्षेत्र कह सकते हैं, संघ और राज्य। अब इसको आर्टिकल कहाँ से काटे, यानी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक लिए गए? यहाँ पर भी देख लो, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में दिए गए। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? क्या कह सकता है? कहता है कि ना भारत में विदेशी राज्य का विलय, भारत में विदेशी राज्यों का विलय, विदेशी राज्यों का विलय। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? देश की सीमा को बढ़ा या घटा सकता है, या ऐसा पूरा लिखो इसको, संसद को यह अधिकार है। यहां से लिखो बढ़िया तरीके से, संसद को यह अधिकार है, यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि भाई राज्य की सीमा को, किसकी बेटा? राज्य की सीमा को बढ़ा या घटा सकता है, बढ़ा या घटा सकता। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 कहता है, आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि जब संसद आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग करे तो राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आप क्या हो गया? भाग नंबर 1 का सुपड़ा साफ। समझ लो, पूरा याद कर लेना,
पहले में क्या बताया गया, भारत राज्यों का संघ, भाग नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में क्या बताया गया, विदेश की राज्यों का विलय। तीसरे में बताया गया संसद को अधिकार है किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ाना हो या घटाना हो तो वो घटा सकता है। आर्टिकल नंबर वहीं पे 4 कहता है कि जब संसद आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 का यूज कर रहा हो तो राष्ट्रपति इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये महत्वपूर्ण लाइन है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर तो आपको पता ही हो गया ना, क्या हो गया, प्रस्तावना। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या रहा है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है। अब जलने में सहायक होती है तो आपके मन में आएगा कि सर ऐसा तो पेट्रोल की तो बात बहुत हो, पेट्रोल गैस है नहीं। तो जलने में सहायक होती है ऑक्सीजन, क्यों, देखो समझो। आपने देखा होगा कि जब हम बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे, एक मोमबत्ती को जलाते थे, क्या एक मोमबत्ती को जलाते तो मोमबत्ती के ऊपर कभी कभी बड़ा कारस्तानी वाला दिमाग चलता था बचपन में, समझ लो, बहुत कारस्तानी वाला दिमाग चलता था। अब मोमबत्ती को जलाए और बच्चा लगा रहे कि यार अगर ऐसा करे कि जाके ऊपर गिलास लगा दें, क्या जाके ऊपर गिलास लगा दें, तो हम लोग क्या करते थे, उसके ऊपर क्या लगा देते, गिलास रख देते। और जब उसके ऊपर गिलास रख देते तो उसकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो कट जाती थी, यानी ऑक्सीजन की जो सप्लाई रहती थी वो क्या हो जाती थी, कट हो जाती थी। और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कट हुई वैसे ही क्या हो जाएगा, वो मोमबत्ती बुझ जाती थी अपने आप। वो किस वजह से बुझ रही, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति खत्म हो गई, यानी अनुपस्थिति है, यानी वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, जिसके कारण वो मोमबत्ती नहीं जल पा रही। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि उस गिलास को ऊपर जब हम रख रहे हैं तो उसमें छोटा सा गैप छोड़ दें जिससे ऑक्सीजन जाती रहे तो बढ़िया तरीके से जलती रहेगी। जैसे पहले के टाइम में चलती थी लालटेन है, लालटेन क्या होती थी, बीच में बत्ती जलती थी, ऊपर से कांच रखते थे, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा कैसा होता था, खुला होता था, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया तरीके से हो पाती थी और वो जलता रहता था। लेकिन अगर उसके ऊपर हम हाथ बंद कर देंगे, उसके ऊपर हाथ लगा देंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो लालटेन जो है वो बुझ जाएगी, है ना। इस बात को याद रखेंगे। नाइट्रोजन क्या है, देखो नाइट्रोजन के बारे में बता चुके हैं। अगर हम बात करें हमारे ब्रह्मांड में, हमारी पृथ्वी पर अगर बात करें 71% क्या होता है, 71% क्या है, नाइट्रोजन देखने को मिलती है। याद रखेंगे। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस, लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख लो बेटा, सबसे हल्की गैस, क्या लिखेंगे, सबसे हल्की गैस, क्या बेटा, हल्की गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 यानी क्या होता है बेटा, देखो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। CO2 क्या होता है, अगर बात करें CO2 का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम छोड़ते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो अब हमने सांस ले ली, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई। ऑक्सीजन जब हम सांस को छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, यानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो सांस लेते समय हम ऑक्सीजन को लेते हैं और सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जल्ले में कौन सा होता है, कहना सर जल्ले में जो होता है वो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगले प्रश्न चले। अगला प्रश्न कह रहा है दूध में कौन सा विटामिन अधिक होता है। ये कई बार बता चुका मैं, अभी तक मैंने जो बताया कि बताओ दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, दूध में क्या, सारी चीजें बताई। लेकिन अब एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है। वो कह रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन अधिक होता है। वो ये कह रहा है अधिक कौन सा होता है, तो विटामिन डी दूध में सर्वाधिक अधिक मात्रा में होता है। अच्छा, विटामिन डी हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ना सर, विटामिन डी को हम सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, विटामिन डी को स्वयं बना सकते हैं सूर्य की उपस्थिति में। जिनके शरीर में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होगी वो विटामिन डी को ज़्यादा बना पाएंगे, क्योंकि मेलानिन जो होता है वो क्या होता है, मेलानिन के कारण ही किसी व्यक्ति का रंग जो होता है वो काला हो जाता है, सांवला हो जाता है। जिसकी बॉडी में जितना मेलानिन होगा वो उतना सांवला होगा, और जिसमें जितना कम मेलानिन होगा वो उतना गोरा होगा। अब मेलानिन की वजह से क्या होता है, विटामिन डी बढ़िया अवशोषित होता है, विटामिन डी की कमी नहीं होती। सूर्य के प्रकाश में हमारा शरीर भी विटामिन डी को बना लेता है। लेकिन सूर्य के साथ क्या पराबैंगनी किरणें भी नहीं आ रही, कहना सर बिल्कुल आ रही, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन लेयर लगी है और वो ओजोन लेयर प्रदूषण के कारण धीमे धीमे क्या हो रही है, क्षतिग्रस्त हो रही है, और उससे क्या आ रही हैं, पराबैंगनी किरणें आ रही हैं। और जब पराबैंगनी किरणें आ रही हैं तो धरती पर आ रही हैं, और धरती पर आने के बाद जिनके बॉडी में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है, जिनकी बॉडी मेलानिन बढ़िया मात्रा में है ना, ठीक ठाक है, तो उनको ना वो पराबैंगनी किरणें क्या करती थी, रिफ्लेक्ट कर देती है। पराबैंगनी किरणें उनको कैंसर होने से बचा लेती है। मेलानिन क्या करता, मेलानिन करता है जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं हमारी बॉडी पर लग रही हैं उनसे हमारी रक्षा करने का काम करता, या फिर कैंसर यानी त्वचा जैसे कैंसर रोगों से लड़ने में
मदद करता है, इस बात को याद रखिएगा। आप देखो ना, जो गुरु लोग रहते हैं वो मार्केट में जाएंगे तो ऐसे बंदर जैसे लाल हो जाएंगे, यहाँ पर गाल लाल हो जाएंगे, इधर पे गाल लाल हो जाएंगे, तो कैसे हो जाएंगे, वो बंदर जैसे हो जाएंगे, लाल बिल्कुल एकदम झक्का, है ना। तो उनमें त्वचा कैंसर होने का चांसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो सांवले लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि उनमें मेलानिन की मात्रा कैसी होती है, जो सांवले लोगों में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। विटामिन सी और विटामिन के और विटामिन ई, देखो विटामिन ई जननन के लिए उत्तरदायी है बेटा, किसके लिए, जननन के लिए। विटामिन ई की कमी अगर हो जाती है किसी व्यक्ति में तो उसका स्पर्म काउंट कम होने लगता, मेल में स्पर्म काउंट कम होने लगता, और स्पर्म काउंट कम होने लगेगा तो नेक्स्ट जनरेशन को जन्म नहीं दे पाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। अगर इसका स्रोत क्या है, अंकुरित दाने खाना चाहिए इसमें, क्या, अंकुरित 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 दाने, अंकुरित अंकुरित दाने। अब दाने का मतलब क्या है, दाने में आप कुछ भी खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, उसको अंकुरित करके खाओ, बहुत अच्छा फायदा करता है। विटामिन क्या होता है बेटा, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए, क्या, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का, इसकी कमी से क्या होने लगता है, याद रखना, विटामिन की रक्त का थक्का के लिए उत्तरदायी होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। ये तो मैं हम कई बार बता चुके, जिन विद्यार्थियों ने शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि सूर्य आखिर क्या है। सूर्य एक तारा है और तारे का जीवन काल 10 अरब वर्ष का होता है। 10 अरब वर्ष में से अगर हम अपने सूरज की बात करें तो 5 अरब वर्ष इसने कंप्लीट कर लिया है, केवल और केवल शेष 5 अरब वर्ष बचा हुआ है। अगर तारे में बात करें तो इसमें जो ईंधन रहता है प्लाज्मा के रूप में रहता है। तारे में नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन होता है जिसके द्वारा हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन होता है, ठीक है, और जिससे ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है ना। इस बात को याद रखेंगे। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, संलयन का मतलब किसी दो पार्टिकल्स का जुड़ना, जुड़ने के बाद जो हीट जनरेट होगी उसको ही हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जबकि नाभिकीय विखंडन उसको कहा जाता है जब कोई पार्टिकल्स टूट जाता है, टूटकर हीट जनरेट करता है, उसको नाभिकीय विखंडन के नाम से हम जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है इसमें। अच्छा, और बकाया तो कुछ है ही नहीं, बकाया तो समझा रखा है मैंने। डीएनए की खोज ये हजारों बार पढ़ा चुका हूं मैं। डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने करी, ये तो हम जानते हैं, इसको छोड़ो। अब न्यूटन क्या कहते हैं, न्यूटन ने बेटा 3 नियम दिए। कितने नियम दिए, 3 नियम को दिया, 3 नियम दिए न्यूटन ने। अब न्यूटन ने जो नियम दिए वो अलग अलग नियम के अनुसार अलग अलग वार्ताएं करी। अब वार्ता क्या करी, अब न्यूटन कहता है कि न्यूटन का पहला लॉ कहता है वो किसके बारे में, बल की परिभाषा को बताने का काम करता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं जड़त्व की आप कह सकते हैं न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या बताता है, कहना सर एक तरीके से बल को या गति को बताने का काम करता है। दूसरा नियम क्या कहता है, अब दूसरा नियम की अगर बात करें या दूसरे समीकरण की बात करें तो आप लोग बता सकते हो, मुझे आशा लगती है इतना तो बता ही दोगे। और तीसरा नियम कहना सर वो तो आपने रटा रखा है, यानी क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। अच्छा, डार्विन, हाँ जी, डार्विन ने क्या दिया, जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने। जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति का जो सिद्धांत है वो किस व्यक्ति ने दिया, डार्विन के द्वारा दिया गया। तो इस बात को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न क्यों चले। भारत में हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है, ये पहले से बता दीजिए। सबसे पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि बताइए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, ये बता दो सबसे पहले, उसके बाद चर्चा करेंगे, है ना। तो अगर बात करें भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है, ये बताओ। ये रह दिया मैंने आपके सामने कि बताओ भारत में हरित क्रांति का जनक भारत में किसको कहा जाता है, ये बताओ। अब चलते हैं प्रश्न की ओर, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दो आप लोग। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है, कहना खाद्य उत्पन्न से। क्या हुआ बेटा, एक बात बताएं मैं आपको, सुनो। भारत जब गुलामों की जंजीरों से आज़ाद हुआ तो गुलामों की जंजीरों के बाद भारत की स्थिति ये थी कि बहुत गरीब, यानी इतनी बुरा हाल था कि बहुत बुरा, सूखा पड़ चुका था, गेहूं की खेती थी नहीं। अब वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक नई किस्म का निर्माण किया गया, जो गेहूं की मॉडिफिकेशन, यानी गेहूं की नस्ल में मॉडिफिकेशन किया गया, जिसको हम बोलते हैं डीएनए मॉडिफिकेशन। और उस मॉडिफिकेशन के द्वारा उपज ज़्यादा हो ऐसा उसमें जीन डाला गया। किसमें, गेहूं में जीन डाला गया, और उसके बाद गेहूं की जो पैदावार हुई वो बहुत तगड़े में हुई। और आज आप देख लो, आज हम अपना तो ठीक है, बल्कि हम अदर यानी विदेशों में भी क्या करते हैं, गेहूं को सप्लाई करते हैं। और एक समय ऐसा था कि हमारे पास खुद के लिए खाना नहीं था। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है बेटा, खाद्य उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से बेटा श्वेत क्रांति, श्वेत
कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति बेटा याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा मत्स्य क्रांति किससे है ये बताओ। अच्छा, फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये बढ़िया बनना थी, मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया इसके पीछे का क्या है, और यही विशेषता है गुरुकुल उन्नति की कि भाई जब तक पूरा बढ़िया तरीके से कवर नहीं करेंगे तब तक मजा कैसे आएगा ना भाई, बड़ी सीधी सी बात है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये तो हम जानते हैं, स्कर्वी रोग होता है, ये आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग याद रखना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अच्छा, टिटनेस किसकी कमी? टिटनेस क्या है? व्हाट इज दिस? टिटनेस क्या है? टिटनेस सर देखो, अच्छा हमारे भारत में समस्या क्या है कि भारत में ये माना जाता है कि अगर हमें जंग वाले लोहे से ही अगर चोट लगे तो ही जाके टिटनेस हो सकता है। तो आपके साथ मैं जानकारी साझा कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर जंग वाले ही लोहे या जंग वाला लोहे लगा तभी जाके टिटनेस होगा। टिटनेस आपको किसी भी चीज से लगने से हो सकता है। टिटनेस का जो वायरस है वो किसी भी माध्यम से आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। ऐसा नहीं है, आपको कभी कभी क्या होता है गट्टी चुभ जाती और कहते चलो गट्टी तो चुभी, क्या हो रहा, लेकिन अगर आपको उसमें से खून निकल रहा है तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। शायद गट्टी पर उसके वायरस हो, है ना। कभी कभी हमें लकड़ी से चोट लग जाती है, कभी दीवार से, कभी किसी से चोट लग जाती है, लेकिन हम टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाते। अब बेटा लगवा लेना चाहिए। अच्छा, क्यों कहते हैं हमारे घर वाले कि भैया जो लोहा वाला होता है, जंग लोहा होता है, तो उसे लग जाए तो टिटनेस का इंजेक्शन? क्योंकि देखो उसमें अधिक से अधिक मात्रा में लोहा, जहाँ जो लोहे वाला जो जंग होता है वहाँ पर इसके जो वायरस होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका वायरस जो बैक्टीरिया, इसके जो बैक्टीरिया हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब बैक्टीरिया ज़्यादा पाएंगे, वो चोट लगेंगे और ब्लड के संपर्क में आते हुए बॉडी में एंटर कर जाएंगे। अब इन बैक्टीरिया से निपटने के लिए हमें क्या लगवाना होता है? टिटनेस का एक इंजेक्शन लगवाना होता है। आपको बता दें ईयरली, आपको बता दें हर 6 मंथ में एक इंजेक्शन लगता है, हमें लगवा लेना चाहिए। 6 महीने की वैलिडिटी रहती है, अगर एक बार आपने इंजेक्शन लगवा लिया तो 6 महीने के लिए फ्री। और टिटनेस जैसा छोटा है अगर इंजेक्शन या 10 रुपये का इंजेक्शन आता और उसमें भी हम लापरवाही कर दें तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। तो इस बात को विशेष याद रखेंगे हमारे विद्यार्थी, है ना। टिटनेस में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, और इस बात को याद रखना है कि अकेला लोहे में जंग लगी हुई से ही टिटनेस नहीं होता है, बल्कि कभी भी किसी भी जगह पर चोट लग जाने से टिटनेस हो सकता है। आपने अगर एक बार इंजेक्शन लगवा लिया, 6 महीने के बीच में कभी भी चोट लग जाए तो कोई डर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद है तो फिर डर है, तो फिर 6 महीने लगवा लो, क्या दिक्कत है? 2 ही तो 20 रुपये का 10 रुपये का इंजेक्शन आता है यार। इंजेक्शन और सिरिंज में क्या अंतर है? इंजेक्शन जो दवा होती है उसको इंजेक्शन बोला जाता है, जबकि जो सुई होती है उसको सिरिंज बोली जाती है, याद रखना, ये भी मैंने आपके साथ साझा करी। अच्छा आगे देखो, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस, सबसे पहले मैं पूछूं कि बताओ कुष्ठ रोग दिवस, कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोग दिवस, कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? कहना सर 30 जनवरी। कब बेटा? 30 जनवरी, याद रखना 30 जनवरी, है ना। अगर हम बता दें कुष्ठ रोग दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस कितनी जनवरी को मनाया जाता है? 30 जनवरी को, इसको याद रखेंगे। अब बाल दिवस कब मनाया जाता है? कहना सर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? कहना सर वो अपने वो गांधी जी तो ना, गांधी जी का जन्म उत्सव, गांधी जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है ना। इस बात को 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? जल्दी बताओ। गणतंत्र दिवस मनाया जाता। कौन सा बेटा? गणतंत्र दिवस मनाया जाता, ठीक है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा अगर हम पूछे कि बताओ 15 अगस्त को क्या मनाया जाता? 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? ना सर स्वतंत्रता दिवस। क्या बेटा? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। जी इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपके साथ एक्स्ट्रा चीजें शेयर करी। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का वेग बता दो कितना होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहना सर प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है 3 × 10⁸ कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको याद रखना। अब एग्जामिनर ये तो देखो बढ़िया तरीके से दे दिए, ये ऑप्शन तो अपन ने बनाए तो कोई नहीं। अब एग्जामिनर कैसे देगा क्वेश्चन? 3 × 10⁸ मीटर प्रति मीटर क्या देगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद देगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्यूब, या फिर ये दे दे 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड, ये दे देगा ऑप्शन। तो
तो याद रखना ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखेंगे आप लोग कि जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, हमेशा ऑप्शन नंबर ए पे ही रहता है ना। ये अनुभव है हमारा, क्योंकि मैंने भी इसीलिए इसको ऑप्शन नंबर ए पे रखा। याद रखना ऑप्शन नंबर ए पर रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला कह रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है सर, कि ध्वनि की चाल की बात कर रहा है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है कि बताओ ध्वनि में ध्वनि का वेग वायु में कितना होगा, लोहे में कितना होगा, एल्युमिनियम में कितना होगा। तो इसको भी याद करना है, इस बात को याद रखना। एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता, तो आपको याद करके रखना। ठीक है, अभी इन्होंने पूछा कि बताओ ध्वनि की चाल अधिकतम कितनी होती। कहना सर ध्वनि की चाल अधिकतम ठोसों में होगी। भाई बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर जैसे कि मान लो एक तरीके से ये मान लो ठोस ही है ना, ये मान लो ठोस ही है, क्या है, ठोस है। अब इसको हम ऐसे ऐसे मारेंगे तो सबसे ज़्यादा आवाज़ ठोस ही तो करेगा, जरा थोड़ी ना करेगा। तो सर्वाधिक आवाज़, क्या ना, सर्वाधिक आवाज़ यानी चाल, आवाज़ तभी आ रही है कि जब उसमें चाल मनी फ्लो कर रहा है ना। तो ध्वनि की जो चाल अधिकतम किस में होती है, कहना सर ठोस में होती है। इस बात को भी याद रखेंगे, है ना। आपको बता दें कि ध्वनि की चाल है ना। अच्छा, प्रकाश की चाल पूछे, अभी मैंने पूछा था, जस्ट मैं पूछा था, ये प्रश्न पूछा था कि बताओ प्रकाश का वेग कितना होता। कहना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बताओ बेटा चीज़ें कैसी लगी, जानदार शानदार लगी हो, बढ़िया लगी हो तो याद रखो बेटा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, और अपने यार दोस्तों, जितने भी यार दोस्तों, उनको थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, देखो कि मैं कंटेंट वो दूंगा जिससे सिलेक्शन होगा। मैं यहाँ पर टोपी पहनाने वाला काम नहीं करूँगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं यहाँ टोपी पहनाने नहीं आया हूँ, आप लोगों का भविष्य बनाने और आपको बता दें अपना एक बड़ा परिवार बनाने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, है ना। जहाँ पर आपका स्वार्थ है तो वहाँ पर मेरा भी स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ ये है कि मेरा जो परिवार है गुरुकुल उन्नति का वो बहुत बड़ा हो जाए। ठीक है, और आपका स्वार्थ क्या है कि आपको एक बढ़िया सी जॉब मिल जाए। उसके लिए मैं मेहनत करवा रहा हूँ। आप लोग एक बार मेहनत करो, गुरुकुल उन्नति से जुड़ के देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो। फिर देखना आप जो चीज़ें देखने को मिलेगी ना, आप सोच ही नहीं होगी, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे दूंगा आपको, है ना। अभी 15 मिनट वाली सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, है ना, उसको देखना आप, आपको पता चलेगा कि सर साइंस कितनी सिंपल है। हम कहाँ घूमते रहते हैं, कहाँ डोलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता, है ना। मैं बड़े बड़े चैनलों की भी बात कर रहा हूँ बेटा, पता नहीं लोग बाग इसलिए जा रहे हैं वहाँ पर कि भीड़ जा रही है, बस ये कारण है, मैं बता दूँ। अच्छा, कुछ टीचर वाकई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं ना धुन में लगे हैं, पता नहीं है क्या पढ़ा रहे। आपको बताएं, कुछ बच्चे तो उनका कोर्स सिर्फ इसलिए ले लेते कि उनके फेवरेट वाले सर उसमें पढ़ा रहे हैं, जबकि जो और टीचर हैं जीके जीएस के, उनका तो कतई पता ही नहीं है कि क्या से क्या चल रहा है। और बच्चा एडमिशन इसलिए ले रहा है कि वो मैथ वाले हमारे जो सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनकी वजह से। वो कह रहे नहीं सर वो रीजनिंग वाले जो सर हैं ना उनकी वजह से हम पैसे ले रहे हैं। वो कह रहे नहीं सर वो जीएस वाले सर हैं ना उनकी वजह से ले रहे हैं, है ना। तो सब अपने अपना एक वजह दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सब एक अपना वजह दे रहा है। बच्चा को ना पूरे सारे टीचर बढ़िया तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं। क्या एक टीचर जो है वो बढ़िया तरीके से सारे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, और बच्चा केवल एक टीचर के वजह से उनका कोर्स ले रहा है और उसका पैसा कहीं ना कहीं बेच जा रहा है। जबकि यहाँ पर गुरुकुल उन्नति में ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक टीचर के कोर्सेज अलग मिलेंगे, भी कोर्सेज बहुत कम प्राइस में मिलेंगे और अलग अलग टीचर के अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। हमें मर्ज नहीं करना है, हमें खिचड़ी नहीं बनानी है। जो भी करेंगे बढ़िया तरीके से करेंगे, चिंता मत करिए। जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन को बढ़िया तरीके से जीते रहिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़िया लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। ठीक है, चलते हैं, गुड बाय।